आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने फिर रूबरू आया हूँ। देखिए, कुछ दिनों से जो है सोशल मीडिया में और मीडिया में भी हमारे उमर अब्दुल्ला साहब और नेशनल कॉन्फ्रेंस के और पीडीपी की जो चीफ़ है महबूबा मुफ्ती जी, वो मुस्लिम्स की बड़ी हमदर्द बनी हुई हैं और ख़ास करके जम्मू कश्मीर की उनको बहुत फ़िक्र हो गई है। खुसूसन कुछ दिनों से जो है बहुत बयानबाजी चल रही है कि जम्मू कश्मीर में जुल्म हो रहा है और बहुत सारी बातें जो आप लोग सुन रहे होंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, देखिए, अच्छी बात है अपने इलाके की बात करना, अपने लोगों की बात करना। कहीं ना कहीं हमें ये सोचने की ज़रूरत है, क्या ये जो सियासी लोग हैं, ख़ास करके बाकी जमातें भी रीजनल पार्टी हैं जम्मू कश्मीर की, तो उनकी बात मैं इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि वो ना कभी पावर में आई, ना उनको कभी मौका मिला, और वो किस तरीके से अगर पावर में आके काम करते तो उन पर बात करना मुनासिब बनता। लेकिन आज मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की बात ज़रूर करूँगा। पहले मैं पीडीपी से शुरू करते हैं। देखिए, आपको पता होगा जब 2014 में जो है जनरल इलेक्शन, जो हमारे असेंबली इलेक्शन जम्मू कश्मीर के हुए, तो पीडीपी ने कश्मीर में इसी बेस पे वोट लिया कि जम्मू में जो है बीजेपी स्ट्रांग हो रही है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी गवर्नमेंट बनाएगी, तो लिहाजा आप जो हमें वोट डालो तो हम कहीं ना कहीं बीजेपी को आउट ऑफ पावर रखेंगे। अगर बीजेपी पावर में आ गई तो उनके मंशूर में बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं जो कि वो JNK में इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन हमारी बदकिस्मती देखें कि जब महबूबा मुफ्ती और मुफ्ती साहब को अक्सरियत में जो है लोगों ने वहाँ से कश्मीर से 2014 में उनको जो सीटें दी, और जम्मू में जो है बीजेपी की 25 सीटें आ गई, तो उन्होंने क्या किया कि वोट तो लिए उन्होंने बीजेपी के नाम पे कि भाई बीजेपी को आउट ऑफ पावर रखना है। अल्टीमेटली जब गवर्नमेंट बनाने की बारी आई तो उन्होंने जो है बीजेपी से हाथ मिला के जम्मू कश्मीर में यहाँ बीजेपी और पीडीपी के गवर्नमेंट बन गई। तो जब लोगों ने उनसे सवालात किए कि भाई आपने हमसे वोट तो लिया कि आप बीजेपी को आउट ऑफ पावर रखोगे, आपने तो बीजेपी के साथ गवर्नमेंट बना दी, तो उस वक्त यही महबूबा मुफ्ती और मुफ्ती साहब जो है वो लोगों को समझाते हुए नजर आए कि नहीं, हमारी मजबूरी है, हम तो सेंटर के बगैर बिल्कुल नहीं चल सकते। तो बीजेपी के साथ गवर्नमेंट बनाने का ये मकसद है कि सेंटर में बीजेपी है, वो हमारे साथ मिल के जो है रियासत के जो है हालात को बेहतर करने में और यहाँ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में जो मदद करेगी। लेकिन ये पीडीपी को भी पता था, ये आवाम को भी पता था, और ये बीजेपी को भी पता था कि उनका जो एजेंडा है, उनके तो मंशूर में था आर्टिकल 317 हटाना है और 35 से हटाना है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो रियासत में चल रही हैं। तो हमारी बदकिस्मती देखें, जब तक महबूबा मुफ्ती जो है कुर्सी पे रही और बीजेपी से के साथ अलायंस में रही, तब भी जो है महबूबा मुफ्ती के टाइम 100 कुछ लोग जो हैं वो शहीद हो गए डिफरेंट इंसिडेंट्स में कश्मीर में। और आपको याद होगा कि तब एक इंसिडेंट में हमारे होम मिनिस्टर जो हैं राजनाथ सिंह जी, वो कश्मीर आए थे और उनके साथ जो महबूबा मुफ्ती बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रही थी। पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, फिर मैं आपसे बात। उसमें सरकार के क्या कसूर था? लोग सड़कों पे आ गए, हमने कर्फ्यू लगाया, बच्चा क्या आर्मी कैंप टॉफी खरीदने गया? 15 साल का लड़का क्या डबाल हाजीपोरा में जब उसने हमला किया पुलिस स्टेशन पे, वो दूध लेने गया? आप इन दो चीजों को मत में आपने सुन लिया होगा। देखिए, इसमें महबूबा मुफ्ती कितने गुस्से में जो जो वहाँ मीडिया पर्सन थे, जर्नलिस्ट थे, उनसे रूबरू होकर बात कर रही थी कि जो नौजवान जुलूस लेके ले जा रहे थे, क्या वो आर्मी कैंप में टॉफ़ी लेने गए थे? क्या वो आर्मी कैंप में दूध लेने गए थे? तो ये रिटेलिएशन में जो है आर्मी ने फायरिंग की है। तो मेरा आपसे कहने का मकसद ये है कि जब ये लोग कुर्सी पे होते हैं तब इनको आवाम की या इलाके की फिक्र नहीं होती, और ये अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में किसी हद तक भी जा सकते हैं। यही महबूबा मुफ्ती जब चीफ मिनिस्टर थी तो आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ली इनकी, लेकिन आज की डेट में ये चीफ मिनिस्टर नहीं है, ये आउट ऑफ पावर है, ये सिर्फ एक पार्टी की प्रेसिडेंट है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मैं आपको सुनाता हूं जो आज की डेट में ये बयान देती है, ये भी सुनो, उसके बाद बात करते हैं। वो भी गोडसे का कश्मीर बनाया जा रहा है, जहां बात करने की आजादी नहीं है, जहां मुझे हफ्ते में 2 दिन मेरे लॉक लगाया जाता है, गेट पे बंद किया जाता है मुझे। महबूबा जी, हम एक एक करके सवालों पर अब आना चाहते हैं। ये तस्वीरें भी आपकी हम पीछे चला रहे हैं। ये घर है, ये देखिए, ये जो है, ये सिक्योरिटी फोर्सेस के आपके लोग हैं, ये अपने बेटे की कुछ नहीं मांग रहे, ये नहीं कह रहा है सजा दो, ये नहीं कहता है जिन्होंने इसके बेटे का कत्ल किया ये कहते हैं मुझे उसकी लाश दे दो।
मैं उसका अंतिम संस्कार करना चाहता हूं। ये देखिए अब महबूबा मुफ्ती कह रही है नहीं ये जो है ये जुल्म हो रहा है, आर्मी ऐसा कर रही है, गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए। महबूबा मुफ्ती जी, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपको पता था कि बीजेपी के एजेंडे में है कि 370 हटाना है, 35 से हटाना है। तो अगर जो हमारे रियासत के आज ये हालात हैं, जिस सिचुएशन में आज ये हमारी जम्मू कश्मीर की आवाम है, इसको इस सिचुएशन में डालने वाली आप हैं, इसकी सारी जिम्मेदारी आप पे आयद होती है। क्योंकि अगर आपने उस टाइम, मुफ्ती साहब ने उस टाइम बीजेपी से गवर्नमेंट नहीं बनाई होती तो मुझे नहीं लगता 35 से 370 हमारी रियासत से कभी हटता। तो सबसे बड़ी जिम्मेवार जो इस 370 हटने का और 35 से हटने का है वो आप हैं, आपकी तंजीम है और आपके लोग हैं जो उस वक्त गवर्नमेंट में शामिल थे। आज आप जो है कश्मीरियों की बात कर रही है, आज आप कह रही हैं कश्मीर का मुसलमान खतरे में है, कश्मीर के लोग खतरे में हैं। ये सियासी नज़रिए से जो है, जब कुर्सी पे होती हैं आप तब को और बयान देती हैं, कुर्सी से बाहर होती है तब का और बयान देती हैं। तो मैं समझता हूँ जो ये सियासत आज की डेट में जम्मू कश्मीर में चल रही है, ये हम नौजवानों को समझने की ज़रूरत है। क्या ये सियासतदान जम्मू कश्मीर में अक्सरियत मुसलमानों की है? क्या मुसलमानों के हमदर्द हैं? या मिनॉरिटी जो है हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध है, क्या इनकी हमदर्द है? हमारे इलाकों की डेवलपमेंट करने में क्या इनकी नीयतें जो हैं वो साफ़ है कि ये कुर्सी पे आएंगे और हमारे इलाकों की डेवलपमेंट करेंगे? तो मुझे समझ में जो आ रहा है, जो मैंने ये हालात अपनी रियासत के देखे, तो बीजेपी को तो आज महबूबा मुफ्ती जी ब्लेम करती हैं। अब बीजेपी में टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहूँगा, किसी दिन और उस पार्टी पे बात करेंगे। बीजेपी का तो मंशूर साफ था कि हमने आर्टिकल 370 और 35 से हटाना है। तो उसका मतलब ये है कि बीजेपी को जम्मू कश्मीर में लाने वाली जो है वो महबूबा मुफ्ती है, अपने घर में लाके सारा सिनेरियो बता के, और आज आप जो है वो मीडिया के आगे, लोगों के, आवाम के आगे अपनी एक्सप्लेनेशन देती हैं कि नहीं जी बीजेपी बड़ा जुल्म कर रही है, बीजेपी ने गलत कर दिया, बीजेपी ने आइन के मुताबिक जो है 370 नहीं हटाया। तो मैं खास करके महबूबा मुफ्ती जी आपसे और उमर अब्दुल्ला से कहना चाहता हूं कि आप आज तो आपने गुपकार बना लिया, आप तो आज इकट्ठे हो गई, आपने डीडीसी का इलेक्शन लड़ा, आपने लोगों को कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और पीडीपी ने कि जी डीडीसीज के जो इलेक्शंस हैं ये हम पे थोपे जा रहे हैं, ये इलेक्शंस हमारी लड़ना इसलिए मजबूरी है कि आप डीडीसी चुन के भेजें, इन्हीं डीडीसीज ने बैठ के जो है साइन करना है, उससे हमारा आर्टिकल 370 वापस आ जाएगा और हम सादे लोग हर बार बेवकूफ़ बनते आ रहे, इस बार भी बेवकूफ़ बने। हमने फिर से एनसी को और पीडीपी को वोट दिया और उन आपके डीडीसी मेंबर जो हैं वो आगे आए। बाद में एक मेंबर को भी हमने आर्टिकल 370 और 35 पे बात करते नहीं देखा। आवाम को तो बेवकूफ़ बना के आपने फिर जो अपने डीडीसी मेंबर्स बना लिए, फिर उसके बाद आपने गुपकार अलायंस बनाया। मैं आप जो मेरी बात मेरे नौजवान सुने, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि गुपकार अलायंस बना, क्या ये तब नहीं बन सकता था जब गवर्नर रूल था और इन लोगों को मिल के जो है हुकूमत बनानी चाहिए थी? हमारा आर्टिकल 370 कभी नहीं हटता। लेकिन भाइयों उस वक्त भी क्या था, महबूबा मुफ्ती को चीफ मिनिस्टर बनना था, उधर से उमर अब्दुल्ला को चीफ मिनिस्टर बनना था, आपसी लड़ाई थी, डिसाइड नहीं हो रहा था चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। उसी आपसी लड़ाई, वो कहते हैं ना, दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर जो रोटी उठा के ले जाता है, हमारी ये जमातें आपस में लड़ाई कर रही थी। मेन टाइम बीजेपी ने जो अपना मंशूर इम्प्लीमेंट करना था, उनने असेंबली डिसॉल्व करके आर्टिकल 370 हटा दिए। और आज ये लीडर हजरात जो है बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जहाँ तक उमर अब्दुल्ला साहब की बात करूँ, उमर अब्दुल्ला साहब, आज तो आप बीजेपी को क्रिटिसाइज़ करते हो, आप तो आज मुसलमानों के हमदर्द बने हो, जम्मू कश्मीर के हमदर्द बने हो, लेकिन आप भी इसमें उतने ही शामिल हैं। 2000 में जब गुजरात राइट्स हुई थी, उसमें आप बीजेपी में अलायंस में थे, आप एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे। दुनिया ने क्रिटिसाइज़ किया कि गुजरात में गलत हुआ, लेकिन आपने रिज़ाइन नहीं किया, आप फॉरेन के टूर काट रहे थे, आप वाजपेयी साहब की बीजेपी की गवर्नमेंट में मिनिस्टर बने रहे। क्या तब आपके जज्बात नहीं जागे? तब आपको नहीं लगा कि मुस्लिम्स के साथ गलत हुआ है, हिंदुस्तान में गलत हो रहा है या गुजरात में गलत हो रहा है? लेकिन आपने अपनी पावर पूरी इंजॉय की। उसके बाद आपने इंजॉय करने के बाद जो है जब गवर्नमेंट गई तो आप मिनिस्टर नहीं रहे वहाँ पे। और उसके बाद आज की डेट में आप 5 अगस्त 2019 में 370 हटा, उसके 5 दिन पहले आप जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी से मिलते हैं
और 5 दिन के बाद जो आर्टिकल 370 यहाँ से हट जाता है। आज तक हमें समझ में नहीं आया कि आपने नरेंद्र मोदी जी से क्या बात की या उन्होंने आपसे क्या बात की। आर्टिकल 370 हटने के बाद ठीक है, लॉकडाउन लगा दिया गया, गवर्नमेंट ने करना था। आपके 3 एमपीज थे जम्मू कश्मीर से, क्या रिजेंटमेंट में आपको कुर्सियां इतनी प्यारी हैं, क्या रिजेंटमेंट में आप रिजाइन पेश नहीं कर सकते थे? लेकिन आपको कुर्सियां चाहिए थी। आपके तीनों एमएलए जो एमपीज थे उन्होंने रिजाइन नहीं किया, वो पावर को एंजॉय करते रहे। उसके बाद जो है नजरबंद कर दिए गए सब लीडर्स को, आपको भी नजरबंद किया गया। आपकी जो ऑफिशियल कोठी थी कश्मीर में गुपकार में, वहां आपको नजरबंद किया। फिर जब 6 महीने 8 महीने के बाद आप बाहर आए तो मैंने आप में एक चेंज देखा। मैंने क्या, सबने देखा होगा, मेरे नौजवान यहाँ मेरे को सुन रहे हैं, मैं अभी वो वीडियो को चलाता हूँ, पहले आप वो देखें। सियासत, इस रियासत के हालात, इस रियासत को 5 अगस्त तक क्या किया गया उसके बारे में मैं खुल के बात करूंगा। लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब में आप चेंज एक देख रहे होंगे कि मुस्लिम्स में दाढ़ी रखना सुन्नत होता है, और आप इस वक्त जो अभी आपने क्लिप देखा होगा इसमें उमर अब्दुल्ला साहब ने दाढ़ी रखी। जब ये लॉकडाउन के अंदर गए तब ये क्लीन शेव थे, 8 महीने के बाद ये बाहर आए तो दाढ़ी थी, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहे थे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि अंदर 6 महीने 8 महीने रह के दीन का इम्पैक्ट पड़ गया होगा तो दाढ़ी रख ली होगी, क्योंकि शुरू से तो उमर साहब दाढ़ी नहीं रखते थे, क्लीन शेव थे। लेकिन चंद दिनों के बाद, 10 दिन 15 दिन या 20 दिन के बाद मैंने देखा उमर साहब क्लीन शेव थे। फिर मैंने सोचा क्या वो जो रिलीज होने पे वो अपने उस कोठी से बाहर आए, क्या वो एक इंप्रेशन देना था लोगों को कि देखें इंडियन गवर्नमेंट ने मेरे पे कितना जुल्म किया, किस जगह मुझे बंद रखा था, कि मुझे रेजर नहीं मिला शेव करने के लिए, मुझे ट्रिमर नहीं मिला शेव करने के लिए। तो मेरी दाढ़ी का हाल देख के आप देखेंगे मैं कितना बेहाल हूँ, मैं कितना मजबूर अंदर रहा, मतलब कितना मुश्किल हालात से मुझे अंदर जो है बंद मैं गुजरा हूँ। तो ये इंप्रेशन दिया गया लोगों को, और मैं आप लोगों से भी गुजारिश करता हूँ, देखें ये सब चीज़ें प्लान्ड होती हैं, इनको पता होता है कि हमने किस तरह चलना है, हमने लोगों को किस तरह बेवकूफ़ बनाना है, हमने किस तरह क्या करना है। अब उमर साहब चंद दिनों पहले जो है बिजली पे बयान दे रहे थे, अब बिजली को हिंदू मुसलमान कर रहे हैं कि रमज़ान में जानबूझ के जो है गवर्नमेंट जो है वो बिजली बंद कर देती है। आपको पता है कि बिजली का क्राइसिस जो है पूरे हिंदुस्तान में है, तो जम्मू कश्मीर में भी है। गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करना ठीक है, लेकिन बिजली पे आप मज़हब की सियासत करेंगे, बिजली पे आप कश्मीरियों को खुश करेंगे, जिन कश्मीरियों को अब ये पता लग चुका है, जिन लोगों को पता लग चुका है कि किस तरीके की सियासत आप लोगों ने पिछले चंद सालों से आप खेलते आ रहे हैं। आप तो कहते थे, आप तो और महबूबा मुफ्ती कहते थे आर्टिकल 370 जो कभी हटेगा नहीं, लेकिन जो है अब एक ही झटके में पार्लियामेंट में जो आर्टिकल 370 हट गया। हम तो सोचते थे आर्टिकल 370 को आपने बहुत मजबूत किया होगा। अब जो है बीजेपी को जम्मू कश्मीर में लाके दोनों ने पावर एंजॉय की। महबूबा मुफ्ती तो चीफ मिनिस्टर बनी, उमर साहब तो सेंटर में मंत्री रहे। अब जो है अब आप बहन भाई का रिश्ता अपना रहे हैं। हमें नहीं पता कि इलेक्शंस में आपने एक दूसरे के खिलाफ कितनी बयानबाजी की है। आज आप बहन भाई बन गए, आज आप कहते नहीं हमें मिल के इलेक्शन लड़ना है। अगर हम मिल के इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो बीजेपी को हम दूर नहीं रख सकते, हम मिल के इलेक्शन लड़ेंगे तो बीजेपी दूर रहेगी। मैं समझता हूं कि आप लोग ही जिम्मेवार हैं बीजेपी को जम्मू कश्मीर में लाने के लिए। अब आप मिल के लड़ें या मिल के नहीं लड़ें, मैं आवाम से गुजारिश करना चाहता हूं कि देखें, आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप हिंदू को वोट देना चाहते, मज़हब के नाम पे वोट देना चाहते, आप मुस्लिम को वोट देना चाहते हैं, मज़हब के नाम पे वोट देना चाहते हैं, कि आप डेवलपमेंट पे वोट देना चाहते हैं, या उन जमातों को देना चाहते हैं, या उन लोगों को आगे लाना चाहते हैं जो हकीकत में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को एक गुलदस्ते में रख सके और कहीं ना कहीं हमारी रियासत की जो है डेवलपमेंट कर सके। इन्हीं चंद मुद्दों पे मैंने आपसे बात करनी थी। मेरी बात सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।